फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनसे पूछ सकते हैं। एंड उसके बाद बाहर का जो भी कार्यक्रम है हम लोग बाहर का कार्यक्रम करेंगे। तो पहले हम ट्रेलर लॉन्च करते हैं, देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये आइडिया तो आ गया है कि फिल्म जो है वो किसी एक पर्टिकुलर ब्लास्ट या सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट पर है। और ये जो फिल्म है ये बेसिकली 2008 में इस फिल्म के थॉट का जन्म हुआ था मेरे दिमाग में। जब मैं 2008 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अहमदाबाद में, एंड आई वाज मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और उसके बाद मुझे पोस्ट ब्लास्ट मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन किया, तकरीबन 4-5 दिन तक डॉक्यूमेंटेशन किया। और उसमें मैंने काफ़ी विक्टिम्स से मिला उनमें, जिसमें एक लड़का था, एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था मोहम्मद इस्माइल। और वो जो बच्चा था वो पाउच बेचता था पानी के। अहमदाबाद में पानी के पाउच मिलते हैं गर्मी के सीज़न में। तो किसी एक ब्लास्ट में वो इंजर्ड हुआ था और आईसीयू में वो एडमिट था। तो मैं उनकी फादर का इंटरव्यू कर रहा था और वहीं पर उस बच्चे की डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि क्या टेररिज्म किसी रिलीजन से, यानी एक स्पेसिफिक रिलीजन जो हमारे दिमाग में परसेप्शन बनाया जाता है, इज इट ट्रू और व्हाट। इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की दिमाग में एक तमन्ना हुई और काफ़ी रिसर्च किया इस पर। 3-4 साल तक इस फिल्म पे काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे कि वायलेंस और इकोनॉमी के बीच में क्या संबंध है, वायलेंस और उसके बहुत सारे आयाम हैं जो मैं यहाँ पर फिल्म के बाद आप लोगों को पता चलेगा, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उसके काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव जो वो उसके बारे में रिसर्च किया। मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल भी पढ़े, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्टिकल्स पढ़े जिसमें वायलेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में और इकोनॉमी के बारे में, वायलेंस और इकोनॉमी का जो रिलेशन उसके बारे में काफ़ी डिटेल थी। और ये दिमाग में चलता रहा था। तो फाइनली मतलब बहुत थॉट प्रोसेस के बाद एक लीनियर स्टोरी लाइन मेरे दिमाग में आई। और फिर उसके बाद किसी एक राइटर के साथ बातचीत किया और उसने काफ़ी अच्छी तरह से इस कहानी को जन्म दिया। तो बेसिकली ये फिल्म जो है, ये फिल्म वैसे इंस्पायर्ड है 2008 की सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से, उससे बेस्ड नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने वहाँ से पिकअप किए हैं। मैं अहमदाबाद से हूँ और अहमदाबाद में जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद ये पहली हिंदी फिल्म है जो अहमदाबाद बेस्ड किसी प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है। और गुजराती फिल्में बनती है, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पर बनती है, लेकिन सीरियस सिनेमा का जो है वो थोड़ा लैकिंग है। तो मुझे जब मैं ये फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी एक दोस्त है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर है वो किसी एक न्यूज़पेपर की। मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी और मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लगता है, कैसा लगता है ये। तो उनका एक ईमेल आया और ईमेल में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि दिस इज अ राइट फिल्म इन अ रॉन्ग टाइम, सो डोंट मेक इट। तो मैंने उनके सामने से रिस्पॉन्ड किया कि एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन ओनली दैट दिस इज अ राइट फिल्म इन अ रॉन्ग टाइम, आई एम मेकिंग दिस फिल्म। और इस तरह से इस फिल्म का 2 साल लगा इस फिल्म को बनाने में हम लोगों को। और ऑफ कोर्स जैसे हर फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी कास्टिंग होती है। बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स मुझे इस पूरी जर्नी में मिले। मैं उन सब अमेजिंग एक्टर्स को जो है, मेरी जो टीम है, उनको मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगा। जिशान प्लीज़, यू आर वेलकम। अंजलि, सुब्रत, आलोक, मनोज भाई प्लीज़ इफ इट इज, या अच्छा यू हैव, हाँ, सीमा जी इज ऑन द वे। आलोक, हाँ, हमारी फिल्म के जिसने गाने गाए हैं अमन त्रिखा भी यहाँ पर है। प्लीज़ अमन, जो काफ़ी मेन स्ट्रीम फिल्मों के भी इन्होंने गीत गाए हैं। मैं मेरे प्रोड्यूसर्स को भी इनवाइट करना चाहूँगा। वीरेन, बंकिम, प्लीज़ कम। जो उन परसेप्शन को ब्रेक करे, ये फिल्म जो है वो उस परसेप्शन को ब्रेक करेगी ऐसा मैं मानता हूँ। सर सबसे पहले तो बोल दूं कि आप बोलते बड़ा अच्छा है, अच्छे वक्ता हैं आप, सुन के अच्छा लगा।
सवाल ये है कि फिल्म बना करके रिलीज कर देना, ये प्रोसेस अब कितना मुश्किल लगता है आपको, खासतौर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए, ये मेरी पहली फीचर फिल्म है। इससे पहले तो मैंने तकरीबन 84 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है अलग अलग सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इस तरह से नहीं बना पाया। तो फिल्म बनाना और फिल्म को रिलीज़ करना, ये कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है, ये अलग ही दुनिया है। फिल्म बनाना एक अलग दुनिया है, उसको रिलीज़ करना। मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुए बॉम्बे में यहाँ पर, क्योंकि अहमदाबाद में रहते हुए खैर एक्सपीरियंस नहीं मिल सकते, इतनी डेवलप इंडस्ट्री वहाँ पर नहीं है, अभी हो रही है धीरे धीरे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पर आकर के जब आप एक फिल्म बनाते हैं, आप किसी के सामने दिखाते हैं किसी को, वो क्रिटिकली उसको व्यू भी करता है। फिर जब आप बात जैसे रिलीज पार्टनर के लिए हमारी काफ़ी मैंने मशक्क़त की यहाँ पर, लेकिन जो लोगों के जो व्यू होते हैं फिल्म के बारे में और मार्केट के बारे में, वो मेरे लिए बहुत लर्निंग था। खैर वो एक ट्रेंड है, वो चलता रहता है, बरसों से चलता रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फिल्म मेकिंग एक अलग दुनिया है, और फिल्म को रिलीज़ करना है ना, वो मेकिंग से भी बहुत बड़ी पेनफुल बात होती है। तो मेरे एक दोस्त है शैलेंद्र, जो यहाँ पर आए हुए दिव्य भास्कर से, उसने कहा कि दक्षिण हिंदुस्तान में जिन्होंने फिल्म बनाई और रिलीज़ की है, मतलब हिंदी फिल्म वर्ल्ड में, उनका अगर काउंट किया जाए ना तो 1000 से ज़्यादा लोग ही है। तो बोले दिस इज अ बिग थिंग। तो आई थिंक दिस अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड स्ट्रगल है। जिशान, पहले तो जो नाना प्रकार के आप किरदार निभाते हैं उसके लिए बधाई कि हर तरफ आपको सराहा जाता है। इस फिल्म से कैसे जुड़ना हुआ और किस तरीके से आपने हाँ कहा कि मुझे ये किरदार निभाना है? हाँ, मतलब काफ़ी लंबा वो था। पहले तो शुक्रिया अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो। और मैं और दक्षिण भैया एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं। आलोक जो हैं वो NSD के मेरे सीनियर हैं, तो तब से हमारा एक ताल्लुक़ बना था। कुछ नाटक के दौरान मेरा अहमदाबाद जाना भी हुआ, हम लोग मुलाकात होती थी और बातचीत होती थी समाज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, हर तरह की चीज़ जो होती है आसपास। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों सेम तरह की सोच रखते हैं, सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और कुछ कहना चाह भी रहे हैं। और आई थिंक करने में हाँ बोलने का सबसे पहला रीज़न ये है कि ये मेरे पास भी जब आए थे तो यही बात लेके आए थे कि एक राइट फिल्म एट द रॉन्ग टाइम। तो ये सुनने के बाद मुझे हुआ कि हाँ, इस टाइम पे ज़रूरी है कि ये बात बोलने के लिए हमें जो है किसी को आगे आना चाहिए, क्योंकि लोग जनरली पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं यार, इसमें तो कुछ पॉलिटिक्स की बात हो रही है, रहने दो। तो आई थिंक वही एक मेजर बात थी। और ये आए, इन्होंने आके मुझसे, हम लोग घर पे बैठे थे, आराम से चाय वाय पी रहे थे, और तब एक्चुअली एक आइडिया था। तब इन्होंने बताया कि अरे एक ऐसा आइडिया आया है, सोच रहे हैं इसमें एक फिल्म बनाते हैं। तो मुझे मज़ा आया, मैंने कहा तो बहुत बढ़िया है, और बताइए कैसे करना है, क्या करना है। उन्होंने कहा तुम इंटरेस्टेड रहोगे? मैंने कहा बिल्कुल रहूँगा। तो आलोक के थ्रू भी कॉन्टैक्ट हुआ था और दक्षिण भैया को जानते थे। फिर स्क्रिप्ट लिखी करण ने और दक्षिण ने और काफ़ी लोगों ने मिल के। तो फिर फाइनली जब स्क्रिप्ट आई तो उसमें कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमें समझ में आया कि दिस इज़ द राइट स्क्रिप्ट टू गेट ऑन विद। तो हम लोग आगे बढ़ गए और हाँ हो गया। अमन, गीत किस तरीके के हैं, कौन मतलब किस तरीके का एल्बम होने वाला है? मैंने जो गाना गाया है वो पीयूष मिश्रा साहब ने लिखा है और पंकज अवस्थी जी जो हैं उन्होंने कंपोज किया है। तो ये बहुत ही हार्ड हिटिंग और जो लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई थी इस हादसे के बाद, कि कैसे आप ह्यूमैनिटी को, मानवता को देख रहे हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे से पूछ रहा है कि याद है कि भूलते या कि सब बर्बाद है। एक फरिश्ता कह गया क्या तुम्हें कुछ याद है, बोलते हो तुम वानर की सेना हो, क्या तुम रावण हो, क्या तुम राम हो। तो एक इंसान का वजूद का जो क्वेश्चन मार्क है कि लोग अगर रहते हैं एक साथ समाज में तो पीसफुली क्यों नहीं रह सकते। ये लड़ाई झगड़े, ये जो दंगे फसाद होते हैं, जो ये बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, उसका कारण क्या है। तो ये मूल रूप से इंसानियत का अस्तित्व पूछने वाली बात है। और मेरे लिए बहुत खुशनसीबी थी जब दक्षिण साहब ने पंकज अवस्थी जी के साथ मिलकर मुझे इस गाने के लिए चुना, क्योंकि बहुत ही अलग टाइप का गाना है जितने मैंने कभी गाने गाए बहुत। और मेरा काफ़ी टाइम से रुझान था कि ऐसे गाने मुझे गाने को मिले। तो बहुत खुशनसीबी है मुझे कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा। थैंक यू। दक्षिण जी, लगता है कोई कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, क्योंकि क्या पता असल जिंदगी से लोग भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सेंसर जो है उसने ऑलरेडी मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, क्योंकि कुछ जो डायलॉग है वो डायलॉग्स एंड मैं अगर आपको कहूँगा तो यू विल गेट सरप्राइज कि यार ये डायलॉग फिल्म में से डिलीट करने पड़े, एडिट करने पड़े। नहीं, हम सरप्राइज नहीं, हम अच्छा, कई सालों से तो जैसे फिल्म में एक डायलॉग है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है,
अब इस डायलॉग में क्या गलत है? ये सच्ची हकीकत है कि यूपी के अगर ज़्यादा एमपीज नहीं होंगे तो आप नहीं बना सकते सरकार, ये सबको पता है। ये डायलॉग डिलीट किया गया। एक मन की बात कहूँ, ये डायलॉग था तो सबको लग रहा था कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को, मोदी साहब को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। अगर वो कर भी रहा हो तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, इस देश के नागरिक के तौर पे मुझे दिया हुआ है, मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरे संविधान ने दिया है। लेकिन उसको बहुत अलग तरीके से लिया है। वो जिस तरह से वो ले रहे थे, कॉन्टेक्स्ट में फिल्म को देखना चाहिए उस तरह से। एज पर एज लॉ 1952 सिनेमाटोग्राफी एक्ट, किसी भी फिल्म को कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, बिट एंड पीस में नहीं देखना चाहिए। पर शायद इनको आदत पड़ गई है बिट एंड पीस में देखने की, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। 6 महीना लेट हो गई फिल्म। ये फिल्म 2016 के एंड में ख़त्म हो गई थी, इन्होंने 6-7 महीने लगाए मुझे सर्टिफिकेट देने के लिए। तो फाइनली मैंने FC पे गया, मैं एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पर गया, वहाँ पर दिखाया। वहाँ भी एक बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस मुझे वहाँ पर भी 3-4 डायलॉग उन्होंने कटवाए, क्योंकि उनको बहुत टेंशन होता था कि यार ये क्या होगा क्या ना होगा। और एक मिनट्स बनाई, बहुत ही अलग तरीके से इस फिल्म को ट्रीट किया गया है। मैं नटशेल में अगर कहना चाहूँगा तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया गया है इस फिल्म के साथ में। जिस तरह से ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में किसी को फिल्म को देखना चाहिए उस तरह से देखा नहीं, और मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा उन्होंने ये क्यों किया है। तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट डायलॉग थे जो उन्होंने कटवाए, बट अच्छी बात है कि नैरेटिव जो है वो अभी तक इंटैक्ट है, वो नैरेटिव को डिस्टर्ब उन्होंने नहीं किया। मूवी में कितने कट्स हैं? मूवी में कितने कट्स हैं? एग्जामिनिंग कमेटी ने 7 कट दिए थे, और FCF जो है उन्होंने 7 कट में से 2 कट जो है उन्होंने रिटेन किए कि हाँ ये रहेंगे 2 कट। बाकी के जो 5 कट थे वो 5 कट उन्होंने 5 कट से उन्होंने रूल आउट कर दिए थे। लेकिन उसके सिवाय उन्होंने 6 डायलॉग फिल्म में से निकाले, और एक जो मेरी सीक्वेंस है उसको शॉर्टन करने के लिए कहा था। वायलेंस के रिलेटेड कुछ सीक्वेंस था तो उसको शॉर्ट करने के लिए कहा था। सर ये नाम के बारे में ज़रा बताएं। पोस्टर पे जो वाइट, रेड और कुछ टिफिन बॉक्स वगैरह वगैरह है, थोड़ा उसका जिक्र करें। जैसे मैंने कहा कि 2008 में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अहमदाबाद में, वो ज़्यादातर जो ब्लास्ट हुए थे वो टिफिन में हुए थे, और वो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट थे जो बस में किसी ने रख दिया, किसी ने बस स्टॉप पे रख दिया, किसी ने चाय की टपरी पे रख दिया उसमें। तो इस तरह के ब्लास्ट थे। तो टिफिन का एक जो आइडिया है वो वहाँ से मुझे मिला था, तो वो उससे इंस्पायर होकर के रखा था। ये टाइटल जो है ना, ये ही मुझे लगता है अपने आप में फिल्म है। यानी ये सिर्फ मतलब ये समीर जो है वो जिशान का कैरेक्टर है, और टाइटल जो है, टाइटल का जो डिजाइनिंग है वो बहुत थॉटफुली किया गया है। वो एक बार आप फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइटल फॉर द फिल्म। उसका डिजाइनिंग भी बिल्कुल सही है। अंजलि जी, आप अपने किरदार के और एक्सपीरियंस के बारे में अगर शेयर करना चाहें तो कैसा रहा एक्सपीरियंस फिल्म के शूट करने का? इस फिल्म से जुड़ना बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मैं तब, मुझे याद है तब मैं लद्दाख में थी, और जो मेरा 2 साल में ईयरली रिचुअल जो रहता है, मैं जब गायब हो जाती हूँ पूरे चीज़ों से, तब मैं वहाँ थी और मुझे फ़ोन आया हमारे कास्टिंग डायरेक्टर का, और उन्होंने कहा कि, तो मैंने सोचा कि यार यहाँ इतनी दूर तक अगर किसी ने कोशिश की है पहुँचने की, तो then I got the script, I read the script. ज़िशान दा, सुब्रता और हमारी NST रियूनियन एक हो रहा था, और NST फैमिली बहुत बड़ी है हमारी, तो एक अच्छा मौका था सब हमारे सीनियर्स के साथ, और जो एक्टर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे ड्रामा स्कूल से, हमारे मदर इंस्टीट्यूट से बाहर आए हैं, उन सब के साथ कोलैबोरेट करने का ये एक अच्छा मौका था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स मैं थोड़ी सी डरी थी, एप्रीहेंशन होता है एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ऑलरेडी एक फीमेल एक्टर के तौर पे एक बहुत सारा होता है, और यू डोंट वांट टू एड अप टू दैट प्रेशर, स्पेशली when my sector is I have been working in Sri Lankan film, so that's a different, I get into a different politics or for the international films. So मैं थोड़ी सी apprehensive थी कि मुझे चीज़ें मुश्किल करनी है या नहीं करनी है, मगर जब तक मुश्किल, मतलब मुश्किलों में ही मज़ा है। बहुत सिंपल ज़िंदगी जीने में तो वैसे फिल्में आती हैं, चली जाती है,
तो इस फिल्म का हिस्सा बनना इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट था मेरे अपने लिए, जो मेरी पर्सनल एज एन आर्टिस्ट जो हम कहते रहते हैं कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पुश करने का, वो एक्सरसाइज करने का ये मौका था। दक्षिण जी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म डायरेक्ट करने एक अलग बात होती है, फीचर फिल्म एक अलग ही विद्या होती है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन से ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था? मैं मानता हूँ फिक्शन फिल्म बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है, और काफ़ी मतलब मैं 200-300 लोगों के साथ मिलकर, डॉक्यूमेंट्री क्या है कि आप बहुत कोर ग्रुप के साथ आप बना सकते हैं, और उसमें जो क्रिटिकल जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डॉक्यूमेंट्री के लिए। ऑफ कोर्स फिक्शन फिल्में भी होता है, लेकिन फिक्शन फिल्म जो है बहुत सारे लोगों को मिलकर बनाई जाती है, तो आई थिंक बहुत अलग चीज़ है। ऑफ कोर्स मैं जिस तरह की फिल्में बनाता हूँ, मैं स्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मैंने कभी नहीं की है। मैं पहले शूट करता हूँ, मटेरियल तैयार हो जाता है, पूरा का पूरा सब टाइमलाइन पे आ जाता है, उसके बाद जो है उसकी थॉट प्रोसेस शुरू होती है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो उसका क्राफ्ट पहले शुरू नहीं होता, उसका क्राफ्ट बाद में शुरू होता है। बिकॉज आई ट्रेन विद वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ऑफ इंडिया, राकेश शर्मा। उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, मैंने बहुत सारी सोशियो पॉलिटिकल फिल्में उनके साथ मैंने की है, तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा है। तो मुझे लगता है कि मेकिंग मतलब सोशियो पॉलिटिकल फिल्म या किसी भी तरह की फिल्म, वो बहुत अलग चीज़ है, एंड मेकिंग अ फिक्शन फिल्म इज़ ए वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। आप गुजरात से हैं, पर गुजरात का जो रिकॉर्ड है कुछ कंट्रोवर्शियल फिल्मों के लिए सही नहीं है, जैसे कि फना, परजानिया और अभी चांद बुझ गया। आपकी फिल्म से क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा गुजरात से? देखिए, फिल्म जो है ना वो डेफिनेटली सीधी सादी फिल्म तो नहीं, क्रिटिकल है, और ऑडियंस का रिएक्शन मुझे लगता है अच्छा ही होगा। बाकी के लोग क्या रिएक्ट करेंगे वो थोड़ा अनसर्टेन है, मतलब जहाँ से आप मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी की जो दुनिया है वो क्या रिएक्ट करेगी वो मुझे पता नहीं, और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। हमने हमारा काम किया है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि जब तक आप किसी कला को लेकर चल रहे हैं, जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक वो कला भी अपने आप में ग्रो नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ईशा ने कहा कि हमने बोल दिया है, होपफुली आप सब सुनेंगे भी वो फिल्म के बाद में। अभी कितने हद तक सुनना है और कहाँ तक सुनेंगे ये लोगों पे डिपेंड है, और ये पूरी जो एक सिस्टम उस सिस्टम पे डिपेंड है। मेरा सवाल सीमा जी और सुब्रत के लिए, अपने रोल्स के बारे में बताइए। सीमा जी, आप बहुत ही चूजी हैं, हर फिल्म आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो इसमें क्या ऐसा इंटरेस्टिंग था कि आपने सोचा मैं करूँ ये फिल्म? लेडीज फर्स्ट, तो सीमा जी फर्स्ट। सीनियर भी हैं। नहीं सीनियर नहीं बोलना। ओके, सॉरी। सो टोटल स्क्रिप्ट ही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी और अच्छी लगी है, मतलब बहुत डिटेल में विस्तार में मैं बोलूँगी नहीं कहानी। मैं चाहूँगी एक ऑडियंस ये फिल्म देखे। बहुत ही थॉटफुल, मीनिंगफुल है, और कैरेक्टर भी उस तरह से ऐसा नहीं कह सकती कि चैलेंजिंग बहुत है और ऐसा कभी नहीं किया, बट होता है ना, भले रेपिटेटिव लगे बट रेपिटेटिव नहीं है, बट होता है ना, थॉट है उसमें, उस कैरेक्टर में वजन है, और उसमें मुझे लगता है कि टोटल मैं जैसे सिलेक्ट करती हूँ छोटा, और मोस्टली एक्सेप्ट बैंडिट क्वीन या खामोशी या विवाह, बहुत लिमिटेड फिल्म है जिसमें बड़ा रोल, जनरली छोटा छोटा रोल होता है, बट फिल्म मेरे लिए मायने रखता है कि अच्छी फिल्म अगर है और मुझे अगर अच्छी स्क्रिप्ट लगी तो रोल छोटा हो बड़ा हो, आई फील लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो दैट वे मैंने इस फिल्म में मैंने हिस्सा लिया है कि फिल्म इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मुझे पहले विवेक ने फ़ोन किया, फिर आलोक ने फ़ोन किया कि दादा एक पिक्चर करनी है, बजट कम है, ऐसा ऐसा है। तो मैंने बोला मुझे इसलिए मुझे याद आया, तो बोला नहीं दादा एक बार मिल लो। तो फिर वीरेन था उसमें, दक्षिण सर थे, बट दक्षिण जी से मिलके मुझे जो उन्होंने जब मुझे डिस्क्राइब किया तब मुझे लगा कि एक तो वो खुद बहुत फेमस थिएटर डायरेक्टर हैं, ये शायद उन्होंने अभी तक बताया नहीं, काफ़ी प्लेस कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक तो थिएटर डायरेक्टर, देन गैंग्स ऑफ एनएसडी, गैंग्स ऑफ वासीपुर का हिस्सा नहीं हुआ तो गैंग्स ऑफ एनएसडी का हिस्सा हो जाऊं तो इसलिए वो। और दूसरी बात, जिस हिसाब से कैरेक्टर के हर कैरेक्टर्स के प्रति उनका अप्रोच था,
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और ऐसे ATS चीफ का जो मैं कैरेक्टर निभाया वो पहले मैंने कभी किया नहीं था, और इन ए वेरी वेरी रियलिस्टिक वे। और बाकी सारे कलाकार, सीमा दी, जीशान, अंजलि, आलोक, चिन्मय मांडलेकर, इनके साथ कभी एक साथ मुखातिब एक जगह नहीं हुए, वो भी मौका मिल गया। और मुझे कहीं ना कहीं दक्षिण जी जो बता रहे थे उसमें मेरा विश्वास था उस समय से। हालांकि मैं कोई ख़ास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं बिलोंग करता हूँ, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं मुझे लगता है कि उसको कहना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा शायद मुझे बोलना इस समय अच्छा नहीं लगेगा। और समीर नाम आप बता रहे थे, समीर मतलब हवा, तो उस हवा को जैसे कोई देख नहीं पाता, उसका एहसास लेते हैं। तो मुझे लगता है दक्षिण जी हैं, उसका एहसास या उसके इफेक्ट उनके ऊपर इतना गहरा रहा, इसलिए उन्होंने शायद ये फिल्म बनाना चाहा। लाख प्रॉब्लम के बावजूद उन्होंने एक एक करके प्रोड्यूसर जुगाड़ करना, आपको पता है कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना कितना मुश्किल होता है। ऊपर से सोकल बम्बई में या मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको कन्विंस करना कि भाई इस किस्म का पिक्चर का आप हिस्सा बनो। सो मुझे लगता है कि कैप्टन ऑफ द शिप, सो ऑल कुडोज गोज टू दक्षिण जी एंड ऑल्सो द प्रोड्यूसर्स। और मैं मीडिया को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्मों को आप लोग अगर बढ़ावा दें तो शायद आगे और भी इंडिपेंडेंट पिक्चर लोग बनाएंगे। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि सोकल बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, अगर कंटेंट अच्छा नहीं होता है तो वो 3 डेज़ के बाद भी 100 करोड़ के लिए पलटी मार रहे हैं। तो आई थिंक कि आप लोग भी हमें अगर अच्छे कंटेंट वाली फिल्मों को मदद करेंगे तो आगे हमारे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, सोकल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आगे और तरक्की करेंगे। I would like to ask Dakshin, did you face any kind of opposition or during the shoot something? I mean, because it's a controversial subject. नहीं, मुझे लगता है अहमदाबाद बहुत हेल्पफुल रहा है इस बारे में। हम लोगों ने बहुत ही ऐसे लोकेशंस पर, बहुत सारे लोकेशन रियल लोकेशन है, कुछ भी कहीं पे भी सेट नहीं है, और उन जगह पर जाके शूट किया है। लोग जो है मुझे ऐसा डर लग रहा था कि ये पहली फिल्म है, हिंदी, सब कलाकार है, सीमा जी से एकदम सीनियर एक्टर्स आ रहे, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने ऐसी कुछ बस्तियों में शूट किया, वहाँ पर जो लोगों ने जिस तरह से पूरी फिल्म को लिया, मतलब दे बिकम अ पार्ट ऑफ द एंटायर क्रू, यू नो। तो इस नाते मैं मतलब अहमदाबाद के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से, एक छोटा सा प्रॉब्लम आया था जिसमें एकदम से जो AMC के जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे, और तभी एक्चुअली सीमा जी का शूट था उस टाइम पे, और एक राइट्स का शूट था जिसमें लोग घूम रहे, एग्जैक्टली उसी टाइम पे 20 दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दी डेट, तो उन्होंने सारी परमिशंस कैंसिल कर दी। तो बहुत टेंशन हो गया था, और एक दिन का हमारे पास ब्रेक था, तो हम जाके पुलिस कमिश्नर को जाके मिले, एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत एक्सक्लूसिव, एकदम एक खास कारणों की वजह से उन्होंने हमें सिर्फ परमिशन दी, और किसी को परमिशन नहीं होती इलेक्शन के टाइम पे इस तरह का शूट पूरा करने की, क्योंकि सारी मशीनरी पूरा काम करती है। तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन से तो हमें काफ़ी हेल्प मिली है। और अहमदाबाद में हिंदी फिल्म का पूरा शूट, आई थिंक ये पहली फिल्म है। इससे पहले आती 4-5 दिन का शूट करके लोग चले आते हैं, बट ये पहली फिल्म है जिसका पूरा हिंदी फिल्म का शूट अहमदाबाद में हुआ है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सीमा जी के बारे में। मैं डेफिनेटली किसी ने बैंडिट क्वीन की बात की, बैंडिट क्वीन से ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेरी ज़िंदगी की पहली फीचर फिल्म बनाऊंगा, तो उसमें डेफिनेटली सीमा जी हो गए, और मैं किसी भी तरह से अप्रोच करूँगा। मैंने उनको अप्रोच किया, उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, डेट क्लैशेस होते थे, यू वोंट बिलीव। मैं 18 अक्टूबर को हम लोग को फिल्म 2015 18 अक्टूबर को हमारी शूट शुरू हो रही थी। 2 दिन पहले फाइनली मैं बहुत पीछे पड़ा हूँ, एक्चुअली मैं बहुत परेशान किया मेरी सीमा जी को कि मैम प्लीज़ किसी भी तरह से आप डेट कीजिए, ये कीजिए, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 2 दिन के 5 दिन ऐसे करके, और फाइनली वो आए। तो आई एम वेरी हैप्पी, यू नो मैम, आप यू नो मैं बहुत छोटा हूँ, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और आपने इस फिल्म में काम किया है ना, दिस इज रियली ट्रूली ग्रेट थिंग फॉर मी। Are you giving any message also? Are you giving a kind of message? From the film? Yeah, जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म जो है ना, कल किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा, रिसर्च डिस्कशन ग्रुप है जो हिंदुस्तान के सारे अच्छे एकेडमिशियन है उसके अंदर, और फिल्म के सिनॉप्सिस पढ़ के उनको ऐसा लगा कि ये एंटी माइनॉरिटी फिल्म है, और जो स्टीरियोटाइप जो होता है ना, स्टीरियोटाइप ही फिल्म है। तो मैंने उनका सारा डिस्कशन देखा, फिर एंड में मैंने उनको लिखा कि देखिए इट्स अ गुड दैट यू ना, आपने अभी से फिल्म के पोस्टर को देखकर, सिनॉप्सिस देखकर आपने एक क्रिटिकल प्रोसेस को शुरू किया। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट फील्ड, डॉक्यूमेंट्री से, और एक एक चीज़ को, एक फ्रेम को, एक शॉट को हम लोग देखते हैं उसके अंदर। मैं मानता हूँ कि ये फिल्म जो है ना, ये
एक स्टीरियोटाइप जो हमारे दिमाग में क्रिएट किया गया है इतने सालों में, उसको बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करती है और उसको वो ब्रेक करेगी। जो भी ये फिल्म देखने के लिए जाएगा ना, उसको वो कम से कम 2 बार सोचेगा। अगर उसके सामने जब वो स्टीरियोटाइपिंग वापस से आता है तो 2 बार सोचेगा कि नहीं यार, इसका अलग भी पर्सपेक्टिव हो सकता है इसका। ठीक है, तो आई थिंक बहुत स्ट्रांग मैसेज है फिल्म को लेकर के। इसके 8 ड्राफ्ट तैयार हुई, 8 और 9 हमने शूट किया है। वो अलग हुआ है। Dakshin, just to take from where you actually started with, you talk about a right film at a wrong time. I really want to know more about the wrong time factors that you're talking about. Is it actually hinted at political turbulence in the country that we are going through right now, or what are we talking about? Can you actually put it down? I think आपने मेरे आपके सवाल का आधा जवाब आपने दे दिया। मुझे लगता है पॉलिटिकली हम लोग इस वक्त मैं ये पर्सनली मानता हूँ, यानी these are my team, but मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि politically we are very disturbed country nowadays and wrong time, and in this wrong time I think right films, एक फिल्म जो है ठीक है, हम बहुत छोटे लोग हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी 100 से ज़्यादा फिल्में बननी चाहिए हिंदुस्तान में। So it's a right time then actually. It is absolutely right time, और इसी टाइम में ही बननी चाहिए। Any more questions? क्या ये मूवी में वो जो फील है, जो आपलो अहमदाबाद करके एक फील है, क्या ये मूवी में देखने मिलेगा? देखिए, अहमदाबाद तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन अहमदाबाद के अंदर इसके सिवाय भी बहुत सारे, मतलब ये सिर्फ जैसे आपको अहमदाबाद में जानता हूँ, डाइवर्सिटी के बारे में पूरा जाना जाता है। ऑफ कोर्स अहमदाबाद बहुत डाइवर्स सिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और अहमदाबाद के बारे में आपको जानने को मिलेगा। थैंक यू। एक ग्रुप फोटो करते हैं। समीर जो है ये बेसिकली 3 ट्रैक पर चलती है, सस्पेंस पॉलिटिकल ड्रामा, एंड इसके 3 ट्रैक है। एक जो ट्रैक है जिसमें एक लड़के को हैदराबाद से, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पकड़ा जाता है और फिर उसको अपना मोल बना करके गुजरात में किसी एक पर्टिकुलर टेररिस्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको भेजा जाता है। दूसरा जो ट्रैक है वो ये है कि 55 बच्चे खो गए हैं अहमदाबाद में राइट्स के दौरान, वो कभी मिले नहीं हैं। अब उन 55 बच्चों को ढूंढने वाली एक जर्नलिस्ट है जिसका अपना एक स्ट्रगल है। और तीसरा ट्रैक जो है वो एक गांधीयन फिलोसॉफी पे है, फॉरगिवनेस, जो इस बच्चे ने किया है उसके अंदर। और ये 3 ट्रैक जो है ना, ये एंड में ये एक साथ में होते हैं। जब सस्पेंस जब रिवील होता है फिल्म में, तब ये एक साथ में मर्ज होते हैं और वहाँ पर हमें फिल्म जो है वो एक ऐसा मैसेज देके जाती है कि जो परसेप्शन है, जो स्टीरियोटाइप है, दोज आर नॉट ऑलवेज ट्रू। यू नो, हमेशा किसी भी चीज़ की फ्लिप साइड होती है, क्योंकि सी वी कैन नॉट से कि दिस इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ वाइट, वी आर ऑलवेज इन अ ग्रे एरिया। तो द फिल्म डिस्कस अबाउट दैट ग्रे एरिया। ओके, और क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इस फिल्म के लिए? देखिए, स्क्रिप्ट का काफ़ी लंबा समय लगा। स्क्रिप्ट में मुझे तकरीबन 9 महीने 10 महीने तक लगे। इसके जैसे मैंने कहा कि 8 ड्राफ्ट थे, 9वां हमने शूट किया हम लोगों ने। तकलीफ़ें मैं मानता हूँ कि देखिए, इंडिपेंडेंट फिल्म बनाने में रिसोर्सेज को जुटाना, ये करना वो करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फॉर्चुनेटली में मुझे अच्छे प्रोड्यूसर मिले, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले, और इन प्रोड्यूसर्स ने इस चीज़ को समझा, सीरियसनेस को भी समझा, और उन्होंने रिसोर्सेज को जुटा करके और फिल्म को बनाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे मिले। यानी मैं मानता हूँ कि इसकी फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसके एक्टर्स, और वो इतने डाउन टू अर्थ है सारे एक्टर्स कि मतलब मैंने शायद इतने डाउन टू अर्थ अभी तक कोई एक्टर्स देखे नहीं है। मतलब दे अंडरस्टूड वेरी वेल सारी के सारी सीक्वेंस, सारे सीन को वो अच्छी तरह से समझते हैं, और उन्होंने बहुत सारा इम्प्रोवाइज़ किया है। मतलब एक्टर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द स्क्रिप्ट। यू नो, ये नॉर्मली किसी फिल्म के साथ बनता नहीं है, लेकिन इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर ये बना है। तो मैं मानता हूँ हिंदी फिल्म बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जैसे मैंने कहा कि उसको रिलीज़ करना ये उससे भी बड़ा चैलेंज है। बट फॉर्चुनेटली यू नो, ड्यू टू यू नो सपोर्ट ऑफ बाय सम ऑफ द फ्रेंड्स, ये चीज़ हम कर पा रहे हैं, और इसको ऑल इंडिया ने, ऑल वर्ल्ड हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, किस तरीके से आपने एक्टर्स का चुनाव किया? जैसे आपने बोला कि काफ़ी अच्छे एक्टर्स मिले। देखिए, जिशान आई थिंक इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एक्टर टुडे इन द कंट्री। जिशान को मैं एकदम एक्सीडेंटली में मिला था, और उसको मैंने मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने सिर्फ 2 मिनट
मैंने सुनाया था, और जैसे उन्होंने 3-4 लाइन सुनी, उन्होंने कहा कि सर वो बोले भैया मैं कर रहा हूँ, है ना। हम लोग पहले थिएटर कर चुके हैं, बट उनको पता था कि मैं अगर कोई फिल्म कर रहा हूँ तो उस फिल्म का कोई एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ उसका एक बहुत सॉलिड एक कोई मैसेज होगा उसका। तो उन्होंने इमीडिएटली दूसरे मिनट में कह दिया, हम किसी एक सेट पे मिले थे कि नहीं भैया मैं कर रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ डेट बता दीजिए। इसलिए से एक एक्सीडेंटली जैसे उसको सुनाया, उसने बोल दिया हाँ कर दिया, तो एक एनर्जी आपकी बूस्ट होती है ना कि हाँ यार आई एम राइट, मतलब सही जा रही है चीज़ें। सुब्रत जैसे मिला, तो सुब्रत का मैंने काम देखा था, और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का एकदम परफेक्ट था। अंजलि लद्दाख में थी, लद्दाख से उसने फ़ोन किया और बातचीत की, फ़ोन पे उसको नरेशन सुनाया और फ़ोन पे उसने हाँ बोल दिया। तो पर्सनली मिलने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को। तो बहुत मतलब एकदम रैंडमली हुआ है, कोई डिज़ाइन करके जो करते हैं ऐसे नहीं हुआ है ये सारा का सारा। 7 NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम किया है। सुब्रत है, जिशान है, अंजलि है, आलोक है, स्वानंद किरकिरे जी ने गीत गाए, पीयूष भाई ने गाने लिखे हैं इसके अंदर। तो ये सब सिर्फ 6-7 लोगों ने, 7 हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आई थिंक ये पहली फिल्म होगी जिसमें इतने सारे NSD से एक्टर्स एक साथ में काम कर रहे हैं। थैंक यू। मेरे किरदार का नाम है आलिया इरादे, और मैं जब मुझे ये नरेशन दिया गया दक्षिण सर ने, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि इट्स अ जर्नलिस्ट का रोल था, आप ही का किरदार मैं निभा रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली जो भी अपनी फिल्में चुनती हूँ अपने करियर में, या वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो मेरे लिए स्टार बनना या पैसे कमाना, वो सारी चीज़ें तो है ही, मगर एक सही फिल्म चुनना, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ मैं अपनी ज़िंदगी की अपनी सांसें उस फिल्म में दे रही हूँ। तो इसलिए चॉइस जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आई गेट involved in the projects which are meaningful in a way. तो इसलिए मैंने ये किरदार, ये फिल्म चुनी। और जर्नलिस्ट है तो उस हिसाब से वो लड़ाकू है, वो लड़ रही है चीज़ों के लिए, और कह रही है, वॉइस आउट कर रही है अपनी ओपिनियन। और मैं जैसे कि कह रही थी कि एक पॉलिटिकल फिल्म है, ये कुछ बहुत सेंसिटिव मुद्दों पे बात करती है। तो हम तो सब नारेबाजी तो बहुत करते हैं कि एज एन एक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं हम, और समाज के प्रति हम कुछ हम रिस्पॉन्सिबल है कुछ देने के लिए वापस। मगर जब करने की बात आती है, जब स्टैंड लेने की बात आती है, तो अपनी समस्याओं की वजह से हम छुप जाते हैं। इवन एक मिडिल क्लास इंसान भी स्टैंड नहीं लेता है। मुंबई वापस ब्लास्ट के बाद दूसरे दिन चलती है, और हम उसमें बहुत प्राउड फील करते हैं कि मुंबई कभी रुकती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप पे काम करूँगी। मैं सोचूँगी कि मैं बहुत कह रही हूँ कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल एक्टर हूँ, मगर एक ऐसी फिल्म का जो शायद कंट्रोवर्शियल हो सकती है और सही चीज़ों के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकती है, तो क्या मैं हो जाऊँ इस सुनामी का भाग? तो वो एक था, और इसलिए मैं एडवेंचर तो सबको पंगे लेना सब शायद मेरे नेचर में है, तो ये एक रीज़न था। मैम, जैसे ये फिल्म एक सेंसिटिव टॉपिक को लेकर चल रही है, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि ऐसी फिल्मों की बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ? बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि हम रोते रहते हैं कि कंटेंट नहीं है, अच्छी फिल्में नहीं आ रही है, मगर ये सब हम लोगों की, हम एक दूसरे की, हम सब की जिम्मेदारी है। तो राइटर की जिम्मेदारी है कि वो एक ओरिजिनल कंटेंट पैदा करे, डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो एक ओरिजिनल कंटेंट को सपोर्ट करे, प्रोड्यूसर्स या जिनके पास पैसे हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है कि और ना ही जो बनी बनाई घिसे पिटे जो भी हमारी सिस्टम्स है, एक कमर्शियल सिनेमा का फॉर्मूला जो है जो हिट हो जाएगा। और फिर मीडिया की जिम्मेदारी है कि ना ही कि अरे स्टार आया तो दौड़ो और उनको कवर करो। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम टीवी पे क्या देख रहे हैं, हम कौन सी फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं,
तो बहुत अच्छा टाइम भी आ रहा है इंडिपेंडेंट सिनेमा में कि चीज़ें बदल रही हैं, ऑडियंस जागरूक हो रही है और ऑडियंस को सिर्फ स्टार वाली फिल्में नहीं देखनी है ताकि अपनी आसपास जो चीज़ें हो रही हैं रियल स्टोरीज़ देखनी है। तो ये शायद अच्छा समय है। देखा जाए तो सोशल इशू पे डिपेंड है मूवी। ब्लैक फ्राइडे इसके पहले मूवी बनी थी, वो रिलीज़ भी नहीं हुई थी, तो कोई प्रेशर था मूवी शूटिंग के टाइम कि शायद ऐसा कुछ हो सके? देखा जाए तो हाँ, प्रेशर तो होता है जब आप एक ऐसी फिल्म पे आते हो तो ऑफ कोर्स प्रेशर होता है, मगर आप हमेशा एक नए एक्सपीरियंस में आप अपने आप को देखते हो कि मैं अब यहाँ पे कैसे रिएक्ट करूँगी। तो जब मैं एक नई समस्या या नए प्रेशर वाले माहौल में मुझे डाला गया और जब मैंने कहा कि चलो करते हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि चलो ठीक है, मतलब मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ, शायद मैं डिसीजन ले सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ एक सेंसिटिव फिल्म। ओके, जैसे कि आप जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं, तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इस किरदार के लिए? सबसे पहले तो मैं एक बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ। मैं रोल्स दे मतलब डायलॉग्स दे दो मुझे रोल के, मैं वो बोल दूँगी, मगर जैसे कि हटो और आपको आना है, आपका सवाल पूछना है और वो जो चाहिए आपके सवाल का जवाब। जर्नलिस्ट में जो ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी रहती है कि मेरे पास एक सवाल है और मुझे उसका आंसर मुझे चाहिए, और वो सब लोग उसी फोर्स के साथ ड्राइव कर रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं एक बहुत सहमी सी डरी सी लड़की हूँ जो मैं पब्लिक जगहों पे बहुत घबराहट होती है मुझे नॉर्मली, तो वो उसके ऊपर काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और जब हम ब्लास्ट और दंगे वाले सीन्स जब हम शूट कर रहे थे, और जब मैं एक फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ, फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ, और मुझे तस्वीरें खींचनी थी। ऑफ कोर्स वो लोग जो थे वो विथ मेकअप थे, एक्टर्स थे, एक क्रिएटेड सीन था ब्लास्ट के बाद वाला, मगर मैं नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं जाके तस्वीरें खींच पा रही थी क्योंकि मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे, सच में काँप रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि ये कैसे कर लेते हैं जर्नलिस्ट, कैसे वॉर जर्नलिस्ट या फोटोग्राफर्स या जो हाई स्ट्रेस्ड ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं वो कैसे करते हैं। तो मुश्किल थी, सच में बहुत मुश्किल थी। थैंक यू। मैं ज़मीन पिक्चर में अजय जी के साथ भी एक मिलिट्री का किया था, शौर्य में किया था, लेकिन इसमें मैंने मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। यू सी, इट्स नॉट कि पुलिस ऑफिसर तो पोस्ट है ATS चीफ, बट मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक स्टेट के अगेंस्ट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीशान, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, स्टेट का जो पावर है, और मीडिया उसको रिप्रेजेंट कर रही है अंजलि। सो इन तीनों का जो रिलेशन, परमुटेशन, कम्बिनेशन, उसको मिला के पिक्चर है समीर। पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार करके कुछ ऐसी फीलिंग आती है, 1-2 फाइट और? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम एक्टिंग करते हैं उसमें की नहीं। फाइटिंग की बात नहीं है, विचारों की लड़ाई है। वो तो एक हिस्सा है आप कह सकते हैं, क्योंकि ये उस किस्म की पिक्चर नहीं है, दबंग टाइप की पिक्चर नहीं है, या तो मैंने मुकद्दर का सिकंदर नहीं है। बट हाँ, अच्छा लगता है, और क्योंकि कैरेक्टर अगर रियलिस्टिक हो या लार्जर देन लाइफ हो, दोनों में मज़ा आता है। अलग अलग स्वाद है, बस मज़ा तो सब में आता है। ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। समीर पिक्चर कुछ बातें कहना चाहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टर के आइडियोलॉजी के हम सब सहमत है, जैसे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ वो कहना चाहते हैं मैं उसमें बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है उसको, क्योंकि ये कला है, ये कोई मिरर ऑफ द सोसाइटी नहीं कि हो सर सोसाइटी में जो हो रहा है उसका एक इफ़ेक्ट किसी के ऊपर आता है, वो उसका फिक्शन के ज़रिए उसका वो एक रूप देता है, चाहे वो फिल्म के ज़रिए हो, चाहे पेंटिंग के ज़रिए हो, चाहे पोएम के ज़रिए हो। सो इट्स अ काइंड ऑफ कन्वेक्स या कनकेव मिरर ऑफ द सोसाइटी, नॉट डायरेक्टली मिरर ऑफ द सोसाइटी, नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू। इस फिल्म में जो मेरा गाना है, याद है कि भूलते, याद है या भूलते एक्चुअली, तो ये फिल्म का सब्जेक्ट एकदम अलग है। जितनी भी मूवीज़ मैंने की हैं अमूमन कमर्शियल मूवीज़ हैं, तो ये मूवी जिस सब्जेक्ट पे बनी है बहुत हार्ड हिटिंग, बहुत सेंसिटिव और बहुत रियल सब्जेक्ट है, रियल घटनाओं पे आधारित है, जो असल में 2008 में अहमदाबाद में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके बाद लोगों के जो जीवन में क्या तब्दीली आई, लोगों का नज़रिया कैसे बदला, वहाँ पे समाज में क्या उथल पुथल हुई, जो दंगे फसाद हुए, तो उसकी जो थीम है
उस गाने में, मेरे गाने में बयां होती है वो थीम। जैसे आपने ब्लैक फ्राइडे का बहुत फेमस गाना था, अरे रुक जा रे बंदे, तो वो वही इसमें भी वही आप जो आत्मा है, जो रूह है गाने की, वही है जो पीयूष मिश्रा जी ने लिखा है। तो और उन्होंने इतना, मैं समझता हूँ कि मैंने जितने अभी तक गाने गाए हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट लिरिक्स हैं जो मुझे गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पंकज अवस्थी जी ने बहुत खूबसूरती से, बहुत दर्दनाक तरीके से उसे कंपोज किया, क्योंकि आपके मतलब रोए खड़े हो जाएंगे जब आप वो गाने सुनेंगे, क्योंकि इतना दर्द है, इतनी गुहार है, इतनी ऊपर वाले से एक इंसान बोल रहा है कि याद है कि भूलते या कि सब बर्बाद है, एक फरिश्ता कह गया क्या तुम्हें कुछ याद है, आने वाली कौम को क्या तुम कह पाओगे, शर्म आएगी तुम्हें क्या शक्ल दिखलाओगे। तो मतलब रामों में रावणों में तुम फ़र्क जान लो क्या, या तुम वानर सेना, तो आप हो क्या, आप इंसान हो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में अपने आप को बांट देते हो, आप पहले इंसान तो बनो। ये एक मैसेज है जो गाने में है। तो मुझे सौभाग्य है मेरा, और बहुत खुशी हुई थी जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया था, और मैं काफ़ी टाइम से, एक ये 1.5-2 साल पहले मैंने गाना रिकॉर्ड किया था और अब जाके रिलीज़ हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा अमन जी, जब इस तरह के गाने आप करते हैं, दूसरे गाने रोमांटिक आपको आते हैं या कोई सूफी अंदाज में आते हैं तो वो आप करते हैं, इस तरह के थीम सॉन्ग जैसे कि आपने बताया कि कुछ दिक्कत होती है सॉन्ग को क्रिएट करने में, या एज एन आप बताइए कैसा रहता है, क्योंकि जब इस तरह के गाने आपको कहा जाता है कि ये थीम सॉन्ग एक प्रकार का नेशनल एंथम टाइप्स का एक गाना है, इस तरह के गाने में क्या कुछ दिक्कत होती है आपको क्रिएट करने में, कंपोज करने में? देखिए, हर गाने का एक मूड होता है, उस मूड को, उस रूह को, उस गाने की आत्मा को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर एक माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, अगर आपको पहले से गाना पता है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि यार ये गाना है, मैं ऐसे गाने वाला हूँ, मैं गाने के रेफरेंसेस ढूंढूंगा कि अच्छा ये टाइप का गाना है तो ऐसे ही फील चाहिए, ऐसे मुझे इमोट करना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब मैं आया था रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, मुझे गाना सुनाया गया, मुझे गाने के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि क्या गाना होने वाला। तो जैसे मैंने सुना, और दखिन साहब थे वहाँ पे, पंकज अवस्थी जी थे, पीयूष जी थे, उन्होंने मुझे बताया एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए गाने में, कि भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से इंसानियत का क्या मैसेज होना चाहिए लोगों को, ये उस गाने में है। तो बहुत मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था, और इतना इतने गुड़ी लोगों के साथ काम करने में मुझे, मतलब जो एक खुद का भी एक आपका ग्रोथ होती है और खुद की आपकी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अमूमन मैं, जैसे कि मैंने भी पहले, हर मैं चीज़ जब भी मुझे मौका मिलता है, गाने का जो स्टाइल है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं उसे पकड़ूं। गाने का स्टाइल अगर मुझे बटरफ्लाई गाने के लिए कह रहा है तो मैं वो पंजाब के खेतों में पहुंच जाऊंगा। इस इंसिडेंट में, इस गाने में मुझे जो गुजरात अहमदाबाद के लोगों की जो पीड़ा है वो अपने अंदर ढालनी थी, कि तुमको वहाँ तुम वो जब खुद फील कर रहे हो कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हो चुका है, बर्बाद हो चुका है सब कुछ उम्मीद ही नहीं है इंसानियत की, तो क्या करोगे? सवाल पूछोगे ऊपर जाके तो ऊपर वाले को जवाब देना है ना। तो ये वाली चीज़ है कि क्या चल रहा है। थैंक यू। बेसिकली ये मूवी पहली मूवी ऐसी है कि जो बॉलीवुड फीचर फिल्म अहमदाबाद के किसी डायरेक्टर ने, अहमदाबाद के किसी प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है। और वो सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में अभी तक गुजराती पिक्चर्स बनती है, और गुजरात के एक छोटे से इवेंट को लेके इतनी बड़ी फिल्म बनाई है अहमदाबाद के लोगों ने, और सारा शूट अहमदाबाद में ही हुआ है। तो एक गुजरात टूरिज़म के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और बहुत ही बड़ी बात है कि गुजरात से आने वाला कोई बंदे ने एक बॉलीवुड फीचर फिल्म बनाई है। और आने वाले टाइम में हम लोग चाहते हैं कि गुजरात में भी जो फैसिलिटी मुंबई में है वही फैसिलिटी गुजरात में हो, तो गुजरात के लोगों के लिए भी ईजी रहेगा। सर देखा जाए तो सोशल इशू पे डिपेंड है ये मूवी। कितना प्रेशर था, ब्लैक फ्राइडे जैसी मूवी रिलीज भी नहीं हो पाया, सेम इशू था, ब्लैक बॉम्ब ब्लास्ट का इशू था 93 का, 2008 का देखा जाए तो कुछ प्रेशर था मूवी को बनाने के पहले? नहीं, ऐसा तो कुछ हो सकता है, ऐसा तो कोई प्रेशर नहीं था। काफ़ी सपोर्ट मिला है हमें कॉरपोरेशन से, अहमदाबाद पुलिस से, सभी जगह से, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। सर फिल्म को रिलीज़ करते वक्त बहुत दिक्कतें आई हैं, तो उस पर कुछ रोशनी डालिए। फिल्म को रिलीज़ करते वक्त डेफिनेटली हिंदी फीचर फिल्म बनाना शायद हो सकता है वो थोड़ा सा इजी है, बट उसको रिलीज़ करना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि नॉर्मली होता है। और शायद हज़ारों फिल्में बनती पर रिलीज़ बहुत कम होती है, तो डेफिनेटली बहुत सारी मशक्क़त हुई है, बहुत सारे धूप छाँव देखी है, बट डेफिनेटली हम लोगों ने सारी चीज़ों से लड़कर आज हम लोग फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं 15 सितंबर को। वी आर गोइंग टू रिलीज़। थैंक यू सो मच। इस फिल्म में मैं 2 तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने फिल्म की कास्टिंग भी की है और मैं फिल्म में एक्ट भी मैंने किया है।
और हमारा एक NSD का, जैसे सभी लोगों ने बताया कि आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो NSD के लोग ज़्यादातर इसके अंदर जुड़े हुए थे और उनको जोड़ने का काम मैंने ही कई हद तक किया था। जिशान से हमारी पहली जब बात हुई थी तो जिशान को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। जब जिशान जुड़ गया, मैं जुड़ गया। मेरे कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं इसमें एक मंटो का कैरेक्टर कर रहा हूं, जो बहुत बड़े राइटर हो चुके हैं। भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान बहुत कुछ लिखा उन्होंने। तो मेरा कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा खुद का बिहेवियर है। आई एम अ थिएटर पर्सन, तो उसके अंदर भी मैं नाटक कर रहा हूँ और नाटक के थ्रू एक रिवॉल्यूशन लाने की बात हो रही है। तो काफ़ी अच्छा है। फिल्म आप देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड थैंक यू। एक क्या हमारे जो लीडिंग एक्टर हैं उनके मदर का रोल कर रही हूँ। और एक मदर का जो सफरिंग है ना, मतलब बहुत एक विक्टिम बन जाते हैं ना। ये बेटा कोई भी हरकत करते हैं उसका इफ़ेक्ट मदर पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मदर ऐसे हैं कि पैदा करते हैं, इसके बाद सपने होते हैं जो सपने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ख़ासकर जो है ना लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास के जो मदर होते हैं, जनरली फादर का ड्रीम होता है तो ये बनेगा, ये करेगा, वो करेगा। ख़ासकर बेटे के लिए मदर क्या है, सिर्फ परवरिश करते रहते हैं सपने और देखते रहते हैं, खिलते रहते हैं। और ऐसे ही बेटे अगर कहीं गलत रास्ता में जाता है तो उनको उतनी ही तकलीफ़ होते। तो ऐसे एक विक्टिमाइज्ड एक मदर है। तो सब्जेक्ट इटसेल्फ इज़ वेरी नियर टू रियलिज्म एंड बहुत ही थॉटफुल है, बहुत सीरियस फिल्म है, नो डाउट। बट एक डायरेक्टर का अलग नज़रिया से जो एक कहानी को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड एंटायर टीम ऑल्सो इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। इस मूवी को चुनने की, इस फिल्म को चुनने की कोई खास वजह? जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं हमेशा रोल का लेंथ क्या है ये सब नहीं, स्क्रिप्ट अपने में, स्क्रिप्ट बहुत कुछ बोलती है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग। जब डायरेक्टर ने जब मेरे घर पे आके जब एक्सप्लेन किया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, बट उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से उसको, क्योंकि मैंने पूछा था, कई सवाल मैंने उनको किया था, तो उन्होंने बताया कि मेरे ये लॉजिक है, ये रीज़न है। तो सब कुछ मिला के लगा कि डायरेक्टर इज़ वेरी क्लियर व्हाट ही वांट्स। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्क्रिप्ट, काफ़ी। लोगों को देखने के बाद एक मैसेज मिलेगा मूवी को देखने के बाद? देखिए, मुझे हमेशा ऐसा लगता है सिर्फ मैसेज देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि मैसेज ऑडियंस, कुछ फिल्में होती हैं ना मैसेज देख के ओके सुन लिया चले गए, बट ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है ये जाके घर पे सोचेंगे, जैसे कि ना आप रिकलेक्ट करते हैं, यू विल फील इट, यू विल अंडरस्टैंड इट। घर जाके भी इसके बारे में सोचेंगे आप। तो इस तरह का एक थॉटफुल लगता है कि मैसेज इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिपेंड करता है कि ऑडियंस कैसे लेते हैं। अलग अलग ऑडियंस के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, तो वही बात है। ओके, तो क्या चल रहा है अभी मन में फिल्म को लेकर? नर्वस हैं आप, एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक सीनियर एक्टर हैं, मैं बहुत आ रही हैं प्लॉट कर। सीनियर मत बोलना तो नहीं, ऐसे आई एम जस्ट जोकिंग। मैं हमेशा ना, मैं आपको ऑनेस्टली, मैं झूठ बात बोलना मुझे आता नहीं है एंड दिल की बात ही शेयर करती हूँ जब करती हूँ। ऐसे तो बोलती नहीं हुई हूँ ज़्यादा, कि मैं हमेशा घबराती हूँ। बहुत अच्छी फिल्म जैसे होता है ना कि बड़े बड़े कास्ट और बहुत अच्छी फिल्म और सभी ने अगर ट्रायल में भी देखा और वाह किया, इसके बावजूद मुझे ना वही घबराहट होती है। वो शायद बिकॉज ऑफ माय थिएटर बैकग्राउंड कि एक घबराहट होती है, क्रॉसिंग फिंगर चलता रहता है कि ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। इसमें ये बात नहीं है, डाउट की बात नहीं कि फिल्म तो अच्छी नहीं है तो पता नहीं ऑडियंस को अच्छी। मुझे बहुत 100% अच्छी फिल्म में भी यही थॉट रहता है। तो ये घबराहट अगर नहीं होगा तो भी मुझे घबराहट होती है कि मुझे घबराहट क्यों नहीं है। तो इस हिसाब से एक घबराहट है, बट ये विश्वास है क्योंकि आजकल ऑडियंस बहुत बदल गई है, बहुत इंटेलिजेंट, काफ़ी इस तरह की थॉटफुल, इंडिपेंडेंट, सीरियस फिल्म को भी एक्सेप्ट किया है। हमने देखा है, चाहे वो मराठी फिल्म हो, चाहे कोई भी रीजनल फिल्म हो, चाहे हिंदी इंडिपेंडेंट सिनेमा हो,
तो मुझे विश्वास है कि ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेंगे और फील करेंगे इस फिल्म के बारे में। ओके, लगता नहीं है कि इस तरह की मूवी और भी बननी चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। सैड पार्ट इज़ क्या है कि सिनेमा एक इतना एक्सपेंसिव मीडिया है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा देने वाले बहुत कम होते हैं, कैसे देंगे? उनका भी रिस्क होता है। ऑडियंस अगर देखने नहीं आएंगे तो सिनेमा बिकेंगे नहीं, तो कितना पैसा, कोई भी अमीर हो चाहे अंबानी हो, कितना देंगे? तो पैसा देने वाले कम मिलते हैं इसके लिए, और कुछ माध्यम ऐसा निकलना चाहिए। हालांकि सरकार भी निकालते रहते हैं रीजनल, उसमें तो काफ़ी सपोर्ट ऐसे रहता है, साउथ में भी होता है कि सरकार फंड देते हैं, तो और दें तो और अच्छी बात है, ताकि ये जजमेंट ना चले कि ये सीनियर हैं इसीलिए इसको दिया जाए। ये मौका एक तो मिलना चाहिए, सो दैट ना जो है कोई ग्रो करने का, जो यंगस्टर्स इतने अच्छे थॉट के साथ आए हैं बट उनको सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं, तो होना चाहिए। थैंक यू। ओके जिशान, हमने जैसे कि ट्रेलर देखा, हमने बहुत अच्छा लगा। आप इसके बारे में बताइए, किस तरह के किरदार में आप नजर आने वाले हैं इसमें? एक बेसिकली एक कॉलेज स्टूडेंट है, और वो जैसा आपने ट्रेलर देखा तो आपको पता चल ही गया कि उसको मोल बना के डाला जाता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो किसी भी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, सोशल रीज़न की वजह से, एंड हाउ हिज लाइफ चेंजेस, तो ज़्यादा उसके बारे में है। बाकी ज़्यादा बताऊंगा तो फिल्म का सस्पेंस रिवील होगा, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हर बार हम आपको एक अलग अलग किरदार में देखते हैं, हर बार आप कुछ नया लेकर आते हैं। इस किरदार के लिए आपने क्या क्या तैयारी करी? इसके लिए तैयारियां देखिए वो तो बहुत लंबी बात हो जाती है, क्योंकि तैयारियां तो करना हमारा काम ही है और होमवर्क हमें करना ही होता है एक्टर को। तो तैयारी क्या करिए, क्योंकि इसमें कुछ हमें गुजराती एक्सेंट तो नहीं पकड़ना था, पर वो एक वल्नरेबिलिटी जो होती है एक स्टूडेंट की, हमें उसको कहीं कैच करने की कोशिश करनी थी। पर उसके साथ हमारे, जैसे मैंने बोला कि कुछ सस्पेंस जो चलता है, तो उसको भी हमें साथ में ध्यान में रखना था कि एंड में आके आदमी ना बोले कि पहले ये फिर ऐसे क्यों कर रहा था, फिर अभी क्या हो रहा था। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स, जो हमारा काम है वो करते हैं। जिस तरीके का आज के टाइम में वातावरण चल रहा है, लोग जिस तरीके से जो माहौल जो बन रहा है, तो आपको लगता है इस तरह की मूवी और बननी चाहिए? इंडिया को बहुत ज़्यादा जरूरत है। बिल्कुल, आई थिंक यही वक्त है जब हमें जो है खुल के बात करनी चाहिए। और हम आर्टिस्ट आदमी हैं, जो भी जितने भी लोग हैं जो सच में आर्टिस्ट हैं, जो दुकानदारी चला रहे हैं उनकी अलग बात है, पर जो आर्टिस्ट आदमी है वो कैसे अपनी अपनी सराउंडिंग के बिना कह सकता है। तो अगर मेरे आसपास कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है या कोई खुशी की बात है, मैं जब लिखूंगा या मैं कुछ करूंगा, मैं एक्ट करूंगा, तो वो चीज़ सामने आएगी है। तो आई थिंक बननी चाहिए, क्योंकि परेशान तो लोग बहुत हैं, ऐसा लोग डालते हैं, लोग कहते हैं, लोग गुस्सा बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर। तो आई थिंक उस गुस्से को निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आर्ट का सहारा लेंगे तो वो आराम से निकल भी जाएगी और कोई मार पिटाई भी नहीं होगी। सही है, थैंक यू।